वेलकम क्लास। तो आज हम रेस्पिरेशन की फिजियोलॉजी जो पढ़ रहे थे, श्वसन की कार्य की, इसका अंतिम चरण पर आते हैं और ऑक्सीजन किस तरह से ले जाई जाती है ये हमने देख लिया था। टिश्यू तक पहुंचा दी जाती है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से लाई जाती है और उसको लंग्स तक किस तरह से पहुंचाया जाता है। इसमें कुछ फंडामेंटल चीज़ें हैं जिनके ऊपर की क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, उनके बारे में थोड़ी चर्चा हम यहाँ पर कर लेते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज की जो क्लास है हमारी, इसमें 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 1 नंबर के क्वेश्चन को अगर आप देखें तो एक मैंने आपको पहले बताया था क्लोराइड शिफ्ट, इसमें 1 नंबर और 2 नंबर 2 प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो आ सकते हैं और ये किस प्रकार का होता है ये मैंने पहले बता दिया था और आज एक बार वापस इसके बारे में हम और चर्चा कर लेंगे। लास्ट की जो हम बात कर रहे हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड वियोजन कर्व। तो कार्बन डाइऑक्साइड वियोजन कर्व क्या होता है? तो विंटन और बेलिस ने 1955 में रुधिर में उपस्थित CO2 की संपूर्ण मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड के विभिन्न आंशिक दाब के मध्य एक वक्र के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के वियोजन को प्रदर्शित किया था, जो कि हमने यहाँ पर डायग्राम इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की है। और भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड की संपूर्ण मात्रा और कार्बन डाइऑक्साइड के विभिन्न जो आंशिक दाब हैं उनके मध्य में क्या संबंध जो है इसको एक कर्व के द्वारा बताया था। इस प्रकार से जो कर्व प्राप्त होता है उसमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर के लिए अलग अलग होगा। क्यों होगा ये? क्योंकि ऑक्सीजनित रुधिर तुलनात्मक रूप में कम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को संयुग्मित करता है, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है उसके अंदर, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम लेगा वहां पर। ये ध्यान रखने वाली बात है। तो ये प्रक्रिया जो है हमारी बोर प्रभाव से थोड़ी मिलती जुलती है। बोर प्रभाव बताया था मैंने आपको। क्या होता है कि बोर प्रभाव के अनुसार जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो इक्विलिब्रियम है वो हीमोग्लोबिन की दिशा के अंदर जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी और इसके कारण से ऑक्सीजन जो है वो शीघ्रता से मुक्त हो जाती है। और ये हमने बोर इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। यहाँ पर हम थोड़ी और चर्चा करें इसको कि ये हमने एक कर्व जो है वो बनाया है, इसको मैं भी और एक्सप्लेन करूंगा। एक मैंने आपको हेल्डेन इफेक्ट भी बताया था, वो ये दोनों को यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है। हेल्डेन इफेक्ट में हमने आपको ये कहा था कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो राइट साइड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम क्या कहेंगे? हेल्डेन इफेक्ट जो है वो कहा जाता है। बोर इफेक्ट क्या है? फॉर्मेशन ऑफ बाइकार्बोनेट थ्रू कार्बोनिक एसिड लीड्स टू लोअर द पीएच। ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है, आप में से अधिकांश बच्चों ने मुझे कहा था, इसलिए मैंने इसको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन कुछ बच्चे हमारे इंग्लिश मीडियम के भी हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज़ है। तो हम हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स में हम यहाँ पर काम चलाएंगे। तो बोर इफेक्ट जो बता रहा था मैं भी आपको, मैंने आपको ये कहा था कि आप हिंदी में समझें पहले इसको कि बोर इफेक्ट क्या है। कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती है तब ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का जो इक्विलिब्रियम है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन और हीमोग्लोबिन का इक्विलिब्रियम से क्या मतलब है कि ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। इससे वापस ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, तो इससे जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तब हीमोग्लोबिन जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर हम ये कह रहे हैं कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ी हुई सांद्रता होती है तब ये रिएक्शन किस तरह से होगी? हीमोग्लोबिन की ओर होगी, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन का डिसोसिएशन होगा, विघटन होगा और उससे ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगी। ये बात हम आपको यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, जो मैंने हिंदी में कहा अभी उसको, कि जब बाइकार्बोनेट बनते हैं तो क्या होगा? पीएच जो है वो कम होगा, लोअर होगा, पीएच होगा, यानी एसिडिक पीएच होगा, क्योंकि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है। और ये हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन बढ़ी है, ये हाइड्रोजन आयन कहाँ जाकर के जुड़ेंगे? हीमोग्लोबिन के साथ जाकर के जुड़ जाते हैं और उसकी एसिडिटी को बढ़ाते हैं, जिसके कारण से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो जाती है। तो HB या हीमोग्लोबिन जो है बफर्स टू H+, ये जो बात कही हमने यहाँ पर, सिंस HB बफर्स टू H+,
द एक्चुअल पीएच ऑफ द ब्लड डज नॉट चेंज मच। जैसे हम कह रहे हैं कि हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ रही है तो आपका पीएच जो है वो एसिडिक होना चाहिए, लेकिन ये वास्तव में उतना नहीं बढ़ता है, क्योंकि हमने आपको ये कहा था कि हीमोग्लोबिन जो है बफर का काम करता है। किस तरह से कि ये जो H+ जो बना है ये आपका Hb के साथ में जाकर के और जुड़ जाता है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज जो है वो होती है। ठीक है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि अगर इसका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व अगर हम देखें, यहाँ पर एक और जो है डायग्राम हमारा, उसको अगर हम देखने की कोशिश करें, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसमें हमने यहाँ पर ये बताया है कि कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड वॉल्यूम्स पर सेंट, ये आपका वॉल्यूम परसेंट बता रहा है कि कितना परसेंट सैचुरेशन उसका हुआ है, और ये आंशिक दाब जो है वो बता रहा है। जो मैंने आपको कहा था कि इन दोनों के बीच में ग्राफ जो है वो खींचा गया था, किसके द्वारा, विंटन और बेलिस के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर इसको देखें कि हम ऑक्सीजन के दो अलग अलग, अगर हम पार्शियल प्रेशर लेते हैं, एक कंट्रोल कंडीशन में ले रहे हैं हम इसको, और एक जगह ऑक्सीजन का हमने किया 100 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, तो आप ये देखेंगे यहाँ पर कि जैसे जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ाते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पर बढ़ती है, तब आपका ये जो कर्व है, ये ए पॉइंट जो है वो आपका बी की ओर शिफ्ट हो जाता है। और इसी को हमने यहाँ पर क्या कहा था कि ये आपका बोर प्रभाव जो है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण से। दूसरा जो कर्व जो मैं बता रहा था आपको, हेल्डेन एंड बोर इफेक्ट, इन दोनों की अगर आप तुलना करें यहाँ पर, तो ये गैस कंसंट्रेशन बता रहा है यहाँ पर ये, और ये फिजिकल सॉल्यूशन में ऑक्सीजन कितना परसेंट यहाँ पर है। ठीक है, तो आप इसको अगर आप देखेंगे कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की जो कंसंट्रेशन है वो अगर आपका 40 है, और एक हमने ले लिया यहाँ पर कि ये 50 mm ऑफ मरकरी है, तो इस समय पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो ऑक्सीजन इन फिजिकल सॉल्यूशन, यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसको, तो ऑक्सीजन जो है वो अगर इसका दाब जो है वो ज्यादा हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का, तब हीमोग्लोबिन का जो सैचुरेशन है वो कम हो जाता है। ये आपका बोर इफेक्ट को प्रदर्शित करता है। और एक हमने आपको ये बताया था कि राइट साइड के अंदर ये शिफ्ट जो है वो हो जाता है। देखिए यहाँ पर ये 40 है और ये 50 है, 40 और 50 जो है वो ऑक्सीजन का प्रेशर जो है हमने यहाँ पर ये लिया है, और ये आर्टीरियल ब्लड में है और ये वेनस ब्लड के अंदर ये है यहाँ पर। तो आर्टीरियल ब्लड के अंदर ये आपका जो है वो नीचे की ओर आया हुआ है, राइट साइड के अंदर ये शिफ्ट हो गया है। इसको हेल्डेन इफेक्ट जो है वो कहा जाता है। तो शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए वास्तविक वियोजन वक्र इन ए और बी पॉइंट के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें ए जो बिंदु है वो आपका सामान्य रुधिर के लिए प्रदर्शित किया गया है, और जो बी है आपका, ये मिश्रित रुधिर को प्रदर्शित करता है। इसमें देखिए यहाँ पर ये मिक्स्ड वाला है, यहाँ पर हमने लिखा नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसको कि ये आपका V है, V हो गया ये, और ये आपका A हो गया। ये कर्व फॉर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये आपका ऑक्सीजनेटेड है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है। और ये आपका जो V पॉइंट हमने दिया है, ये क्या है, फॉर डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें यहाँ पर कि इसको हमने ए बी बिंदुओं के द्वारा दर्शाया गया है, जिसमें ए बिंदु जो है वो सामान्य रुधिर को, तथा बी जो बिंदु है आपका ये यहाँ पर ये वाला, ये बताता है आपका मिश्रित रुधिर को प्रदर्शित करता है। तो मिश्रित शरीर रुधिर पूर्ण रूप से डीऑक्सीजनेटेड नहीं होता है, इस कारण इसको हम फंक्शनल कर्व
या क्रियात्मक कर्व या कार्यकीय वियोजन कर्व भी कहते हैं। तो इसमें हमने हेल्डेन इफेक्ट और बोर इफेक्ट दोनों को बताने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की है। ये जो नीचे वाला है आपका, ये मैंने आपको, आप याद करिए कि मैंने आपको एक बताया था पहले कि ऑक्सीजन वियोजन वक्र, ऑक्सीजन वियोजन वक्र बताया था मैंने आपको, और उसमें मैंने आपको बोर प्रभाव बताया था। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब जो है वो बोर प्रभाव को प्रदर्शित करता है, और एक मैंने आपको बताया था कि राइट साइड की ओर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इसमें कई कारक जो है, टेम्परेचर होता है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन होती है, और डीपीजी डाइफॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड की कंसंट्रेशन जो है वो इसको प्रभावित करती है। ठीक है, अब दूसरी चीज, ये वक्र आपको समझ में आ गया अच्छी तरह से, तो इसको आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। ये अगर हम 40 mg और 50 mg हेल्डेन प्रभाव को अगर हम देखें, जैसे मैंने आपको बताया बोर प्रभाव समझ में आ गया ना आपको। यहाँ पर अगर हम हेल्डेन इफेक्ट को देखें यहाँ पर, तो हेल्डेन इफेक्ट में क्या होगा कि ये ऑक्सीजनेशन के विपरीत दिशा में होने वाली क्रिया जो होती है, इसको हेल्डेन इफेक्ट जो है वो कहा जाता है। जैसे यहाँ पर हमने लिया PO2 इज इक्वल टू 40 mg ऑफ मरकरी है, और ये हो गया आपका 50 mg या 100 mg वाला जो है वो हम ये वाला कर देंगे अब यहाँ पर। ये PO2 इज इक्वल टू 40 mm ऑफ मरकरी, और ये बी पर जो हो गया PO2 इज इक्वल टू 100 mm ऑफ मरकरी। तो इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि portion of the carbon dioxide dissociation curve when the PO2 is 100 mm of Hg or 40 mm. The arrow represents the Haldane effect on the transport of carbon dioxide, जो कि हमने पहले वहां पर बताया था आपको कि ये राइट साइड के अंदर शिफ्ट जो है वो हो जाता है। कि इसको थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में देखें यहाँ पर, तो ऑक्सीजन आयनों के प्रवेश के समय जब हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन में बदलता है, तो ये क्या करेगा, उसके साथ में मैंने आपको बताया था कि जो H+ आयन जुड़े हुए थे वो रिलीज हो जाते हैं, और उसके कारण से क्लोराइड आयन जो है प्लाज्मा से बाहर निकलते हैं, क्लोराइड शिफ्ट बताया था मैंने आपको, और बाइकार्बोनेट आयन वापस अंदर आते हैं। जो कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम जो है कार्बन डाइऑक्साइड के निर्माण की क्रिया को बढ़ाता है, जिससे जब कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो वो रिलीज होकर के और वायु कूपिकाओं के अंदर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बताया कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, ये आपका किसको बता रहा है, ये हेल्डेन इफेक्ट। ये है आपका एक्चुअली, ये इसको एक अलग से मैंने इसलिए बता दिया कि दो में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। हेल्डेन इफेक्ट या इसको हेल्डेन प्रभाव भी कहा जाता है, या इसको हिंदी में कई बार जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। देखिए आप यहाँ पर हिंदी में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हिंदी में इस तरह से लिखा जाएगा, हल्दाने प्रभाव, हल्दाने प्रभाव। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, ये हेल्डेन इफेक्ट के बारे में पूछा जाए, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है हेल्डेन इफेक्ट, है ना, या इसको हल्दाने प्रभाव भी कहा जाता है। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, आपको इसको इस तरह से समझाना है। क्लियर हो गया आपको ये चीज? ओके। एक और चीज जो हम बात यहाँ पर कह रहे थे कि कार्बन डाइऑक्साइड से जो है वो किस प्रकार से निकलेगा, इसको अगर आप देखें यहाँ पर, तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए, ये क्लोराइड शिफ्ट वाला हो गया आपका, और एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया ये, और ये एल्वियोलाई की बात हम कर रहे थे यहाँ पर कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, यहाँ पर एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम है क्योंकि हवा बाहर से आ रही है, और ये जो ब्लड आया है यहाँ पर उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होगी, जो कि यहाँ से रिलीज होकर के पार्शियल प्रेशर ऑफ इसके डिफरेंस के कारण से आ जाएगी। एक और अच्छा सा डायग्राम है अपने पास में, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये हो जाएगा आपका, ये देखिए यहाँ पर ये एल्वियोलाई के अंदर रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट इन लंग्स, जिसकी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये एल्वियोलस है और ये ब्लड हो गया आपका। ठीक है, तो ये रेड ब्लड सेल हो गई आपकी, ये वाली पूरी रेड ब्लड सेल है, नजर आ रहा है ना आपको ये। तो फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी टू पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका लेकर के आई है लंग्स में, और लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो हार्ट की ओर ले जाया जाएगा। ये मैं 2 बार आपको पहले समझा चुका हूँ इस चीज को। तो अब आप देखिए यहाँ पर कि जो कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन है, ये कहाँ से आया है, ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों से जो रुधिर आया है वो हार्ट में लाया जाता है, और हार्ट जो है इसको पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स तक भेजता है।
तब ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो यहाँ पर रिलीज होकर के और प्लाज्मा में आ जाती है। और क्योंकि पार्शियल प्रेशर यहाँ पर ज्यादा है और इसके अंदर एल्वेलाई के अंदर कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वेलस के अंदर आ जाती है। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा हमने कहा था कि वो जो क्लोराइड शिफ्ट जो हुआ है उसमें ये देखिए बाइकार्बोनेट और ये मिलकर के वापस आपका कार्बोलिक एसिड बना देंगे और कार्बोलिक एसिड जो है वो डिसोशिएट होगा और H2O और CO2 ये क्रिया कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम के द्वारा त्वरित रूप से की जाएगी और उसके कारण से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी वो यहाँ पर इसके अंदर की ओर आ जाएगी। जो मैंने आपको बताया था अभी, इसको आप थोड़ा सा ढंग से समझ लीजिए कि ऑक्सीजन जब प्रवेश करता है तो हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीमोग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा और आरबीसी से क्लोराइड जो है वो निकल करके और बाहर की तरफ आ जाते हैं। तो इसको हमने क्या कहा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट जो है वो लंग्स के अंदर ये होता है। और बाइकार्बोनेट आयन जो है वो वापस अंदर की ओर जाएंगे। देखिए मैंने आपको कहा बाइकार्बोनेट आयन अंदर की ओर जाएंगे, ये बाइकार्बोनेट आयन अंदर की ओर गए और हाइड्रोजन आयन से मिलकर के और ये वापस आपका कार्बोलिक एसिड को बना लेता है और ये क्रिया कार्बन जो है कार्बोलिक एसिड जो बना है ये कार्बोलिक एसिड डिसोशिएट होता है कार्बोनिक एनाइड्रेज एंजाइम के द्वारा और ये कार्बोनिक जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई है ये आपका प्लाज्मा के अंदर आ जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त हुई है ये प्लाज्मा के अंदर आएगी। अब यहाँ क्या हो रहा है, देखिए अब यहाँ पर यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गई है, यानी कि हमने आपको कहा था आंशिक दाब PCO2 ये 46 हो जाता है और उसके कारण से ये 40 जो है वहां पर ये, तो उसके अंतर के कारण से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एल्वेओलस के अंदर आ जाती है। ओके, अब एक जो है वो चीज और मैं आपको बताया, हाँ वो मैंने लगभग कंप्लीट कर लिया है वो। तो अब मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि श्वसन का नियंत्रण जो है वो किस प्रकार से होता है। जब ब्रीदिंग का मैकेनिज्म पढ़ रहे थे हम तब मैंने आपको बताया था कि तंत्रिकीय नियंत्रण होता है और एक आपका इसका एक तंत्रिका नियंत्रण होता है और एक रासायनिक नियंत्रण जो है वो होता है। ये दोनों चीजें मैं आपको पहले वहां पर बता चुका हूँ। ओके, तो इसलिए इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे। और एक लास्ट चीज जो बच गई है आपके इसके अंदर वो है आपका श्वसन भागफल। इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। श्वसन भागफल या रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है वो क्या होता है, इसको अगर आप देखें तो इसको हम कहेंगे RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहा जाता है इसको, या हिंदी में हम कहें तो इसको कहेंगे श्वसन भागफल। इसका मतलब क्या होता है, श्वसन भागफल का मतलब ये होता है कि जब किसी पदार्थ का कंबशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन में, तब उससे कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो रिलीज होती है उनका अनुपात जो है वो रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट कहलाता है या श्वसन भागफल कहा जाता है। इसको देखो हिंदी में लिखने की कोशिश करता हूँ मैं जल्दी से, इसको श्वसन भागफल थोड़ा सा लिखने में थोड़ी सी माउस के साथ में दिक्कत आती है। ये श्वसन भागफल हो गया। अब इसका हमने क्या कहा था कि ये क्या किसके बराबर होगा, जो रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय यूज्ड ऑक्सीजन कितनी काम में ली गई, यूज्ड O2। एक एग्जांपल लेकर के और हम इसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जैसे रेस्पिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो हमने आपको ये कहा था कि ये होता है आपका C6H12O6। क्या है ये C6H12O6 क्या है ये हो गया आपका ग्लूकोज और इसके साथ में 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन जो ओवरऑल रिएक्शन बनती है हमारी, और उससे आपका रिलीज होगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ ATP। इसके बारे में हम यहाँ चर्चा पहले कर चुके हैं। हमारा जो कंसर्न है वो ये है कि हमने कहा कि रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कितनी हुई है और यूज कितनी हुई है। तो देखो ये तो बताता है यूज हुई जो, और ये बताता है आपका रिलीज हुई जो। तो इसको हम RQ इज इक्वल टू क्या बताएंगे अब यहाँ पर, RQ
रेस्पिरेटरी क्वाशेंट या श्वसन भागफल बराबर, यहाँ कितना काम कितनी आई है, ये 6, और रिलीज कितनी हुई है, 6, ये रिलीज हुई है। तो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय यूज्ड कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाय 6, इसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम ऑफ, ये मात्रा नहीं लेकर के हम 6 वॉल्यूम ऑफ CO2 कह सकते हैं इसको, एंड लाइकवाइज 6 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ब्लैक बोर्ड टीचिंग का मजा अपना अलग है, उसमें हम जो समझाना चाहते हैं वो आसानी से समझा सकते हैं, तो उसी की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ पर कि जैसे आपको ये समझ में आ जाए। तो RQ बराबर क्या हो गया यहाँ पर, ग्लूकोज के लिए ये क्या चीज है, आपका ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, थोड़ा सा लिखने में इसमें दिक्कत हो रही है, ये ग्लूकोज हो गया। तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ये 1, यानी कि आपका ग्लूकोज का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है वो 1 होता है। इसी तरह से ध्यान रखिए, कुछ ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो ये तो कार्बोहाइड्रेट के लिए हो गया आपका। दूसरा है आपका लिपिड या फैट के लिए। फैट का अगर आप करके देखेंगे इसी तरह से, तो ये आता है आपका 0.7, ये आपका फैट के लिए हो जाएगा। इसी तरह से प्रोटीन की अगर हम बात करें, प्रोटीन जो है वो आपका 0.8 होता है। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि हमारा जो स्टेपल फूड है वो कार्बोहाइड्रेट क्यों है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट जो है वो 1 होता है, और फैट का उससे भी कम होगा, और प्रोटीन का उस फैट से थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो 8, 7 और 1 सबसे ज्यादा किसका हो गया, आपका कार्बोहाइड्रेट का हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज क्या है आपका, एक कार्बोहाइड्रेट, राइटिंग की तो पूरा लग चुकी है ना। तो ये देख लीजिए आप, ये 1 हो जाएगा, इसका 0.7 हो जाएगा, और इसका 0.8 हो जाएगा। लास्ट में आपकी बुक के अंदर जो दिया हुआ वो मैं पहले पढ़ा चुका हूँ आपको, जो डिफरेंट वॉल्यूम्स जो है ना, श्वसन में टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, डेड वॉल्यूम क्या है ना, वायु का आरक्षीय आयतन, है ना, ये सब चीज़ें मैं पहले आपको बता चुका हूँ। तो हम ये चैप्टर जो है वो हम यहाँ पर ख़त्म कर चुके हैं। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं, या जो यूट्यूब पर हम ये वीडियो डालेंगे वहाँ पर आप कमेंट करके और बता सकते हैं। थैंक यू।